Hello students, welcome back to my channel. This is your English teacher Anuradha Dubey and I am back with chapter 5 from Flamingo class 12th. The name of the chapter is Indigo and it has been written by Louis Fisher. Louis Fisher was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times. The following chapter is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi. Before moving forward in the chapter, we will have to understand the background of the chapter Indigo. साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने ब्लैक लोगों और स्लेव्स के लिए उनके हकों के लिए एक लंबी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी और कानून के दम पर उनके लिए इक्वल राइट्स भी अचीव किए थे। उनके इस अचीवमेंट की वजह से पूरी इंडिया में उनकी पॉपुलैरिटी फैल गई थी और जब इस लड़ाई के बाद महात्मा गांधी इंडिया लौटे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी माना और गांधी को एक लीडिंग फेस के रूप में प्रमोट करना शुरू किया जो उनके फ्रीडम स्ट्रगल में पूरे देश को एक यूनाइटेड फॉर्म में लीड कर सकते थे और एक पूरा मूवमेंट जो है उसका नेता बन सकते थे। तो महात्मा गांधी सेट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग पीजेंट्स, फार्मर एंड अर्बन लेबरर्स, क्योंकि उनको लगा कि सारी जो ताकत होती है वो इस लोअर क्लास लोगों में ही सन्निहित रहती है, तो उन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। फिशर जो कि 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इंडिया आए थे, उस समय गांधी से हुई बातचीत के आधार पे उन्होंने अपनी बुक जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी उसे लिखा था। This chapter is a detailed account of Mahatma Gandhi's struggle for the poor farmers of Champaran. Champaran is the old name of Bihar. तो वहां के किसानों के लिए महात्मा गांधी ने जो लड़ाई लड़ी उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। यहाँ शुरू होती है बात जब लुई फिशर लिखते हैं कि 1942 में when he first met महात्मा गांधी इन हिज आश्रम सेवाग्राम, तब गांधी ने उन्हें बताया कि कैसे 1917 में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि टाइम आ गया है जब ब्रिटिशर्स को इंडिया से डिपार्चर करना ही होगा। और यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, द रियल स्ट्रगल फॉर द सेक और फार्मर्स इन फॉर्म ऑफ द चैप्टर इंडिगो। तो गांधी गए हुए थे दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के एनुअल कन्वेंशन में जो लखनऊ में होने जा रहा था। इस कन्वेंशन में 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे और बहुत सारे विजिटर्स थे। इस सारे प्रोसीडिंग्स के दौरान एक किसान गांधी से आके मिला और उसने बताया कि उनका नाम राजकुमार शुक्ला है और वो चंपारण से आए थे। उन्होंने गांधी से रिक्वेस्ट की कि वो चाहते हैं कि गांधी उनके साथ उनके जिले को विजिट करें। अब गांधी ने तो कभी इस जिले का नाम भी नहीं सुना था, चंपारण का नाम भी नहीं सुना हुआ था और उन्हें बताया गया कि चंपारण जो है वो हिमालय के तराई में नेपाल के किंगडम के पास एक छोटा सा स्टेट है। चंपारण के किसान एक पुराने अरेंजमेंट के अनुसार शेयर क्रॉपर्स की तरह काम करते थे। शेयर क्रॉपर्स उन किसानों को कहते हैं जो दूसरे की जमीनों पर काम करते हैं पार्टनरशिप में। तो राजकुमार शुक्ला जो था वो अपने यहाँ के और किसानों की तरह एक शेयर क्रॉपर था और ये इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था जैसा कि जनरली उस समय किसान हुआ करते थे। लेकिन एक बात तय थी कि वो बहुत डिटरमाइंड था और गांधी से उस लैंडलॉर्ड सिस्टम की शिकायत करने के लिए आया था जो कि उस समय तक बिहार में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इनजस्टिस किसानों के साथ हो रहा था। अब हालांकि गांधी जी के पास टाइम नहीं था, उनके पहले से ही बहुत सारे प्रीवियस अपॉइंटमेंट थे, फिर भी उन्होंने इस राजकुमार शुक्ला की प्रॉब्लम को देखते हुए, उसकी टेनेसिटी को देखते हुए, उसकी शिद्दत को देखते हुए उन्होंने उसे एक डेट दी कि कलकत्ता में फला फला तारीख को तुम आ जाना जहां मैं तुम्हें मिलूंगा और फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो जिस दिन का दिन फिक्स हुआ था उस दिन का बड़ी ईगरली वेट किया शुक्ला ने और जब गांधी फ्री हो गए उन दोनों ने एक ट्रेन पकड़ी और वो पटना बिहार पहुंचे। पटना में आने के बाद शुक्ला जो है वो गांधी जी को एक फेमस प्रोमिनेंट लॉयर जो थे बिहार के उनके घर लेके गया। इन प्रोमिनेंट लॉयर का नाम था राजेंद्र प्रसाद और यही राजेंद्र प्रसाद आगे चल के ना केवल कांग्रेस पार्टी के बल्कि इंडिपेंडेंट इंडिया के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। लेकिन यहाँ गांधी की मुलाकात
राजेंद्र प्रसाद से नहीं हो पाई क्योंकि ही वॉज आउट ऑफ द टाउन। एंड हियर गांधी एनकाउंटर्ड वन ऑफ द मेन सोशल इविल प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी। गांधी जिनको कि उनके हुलिये की वजह से उनके नौकरों ने, राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने एक दूसरा किसान समझा, उनको कुएं से पानी नहीं लेने दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि गांधी कोई अनटचेबल है और अगर उन्होंने उनके छुए हुए बर्तन से कोई पानी की बूंद भी अगर कुएं में गिर गई तो वो पूरा का पूरा कुआं जो है वो दूषित हो जाएगा। तो यहाँ से गांधी ने पहली बार एक बहुत बड़ी सोशल इविल जिसको अनटचेबिलिटी कह सकते हैं उसको देखा और रियलाइज किया। गांधी ने डिसाइड किया कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे जो कि चंपारण के रास्ते में ही पड़ता है और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक टेलीग्राम प्रोफेसर जेबी कृपलानी को भेजा। प्रोफेसर जेबी कृपलानी ने मुजफ्फरपुर स्टेशन पर अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ गांधी का स्वागत किया और गांधी को मिस्टर मलकानी जो कि जो मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज में एक प्रोफेसर थे उनके घर पे रहने के लिए लेके गए। तो ये उस समय पर एक बहुत बड़ी बात थी कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने एक ऐसे आदमी को अपने घर में हार्बर किया था हु वाज सपोज्ड टू वर्क अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, क्योंकि उस समय इंडियंस जो थे वो ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा डरते थे और कोई भी इंडियन किसी भी हालत में किसी ऐसे व्यक्ति को शेल्टर नहीं देना चाहता था, उससे सिंपैथी नहीं दिखाना चाहता था जो किसी ना किसी रूप में फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व था। गांधी के आने की खबर और जिस मिशन पर वो आए थे ये खबर बहुत जल्दी मुजफ्फरपुर में फैल गई और मुजफ्फरपुर से होती हुई ये खबर चंपारण तक पहुंच गई और चंपारण से बहुत सारे किसान जो शेयर क्रॉपर्स थे वो पैदल और जो भी कन्वेंस वहां पॉसिबल थे वहां से उन्होंने मुजफ्फरपुर आना शुरू कर दिया क्योंकि वो भी देखना चाहते थे कि आखिर ऐसा कौन सा चैंपियन है जो इन गरीब किसानों के हकों के लिए लड़ना चाहता है और उनके लिए यहाँ आया है। लॉयर्स ने गांधी जी को कॉल किया और उनको ब्रीफ किया, उनको वो पेपर्स दिखाए, केस के बारे में जानकारी दी क्योंकि ये जो लॉयर्स थे ये अक्सर इन किसानों के ग्रुप्स के केसेस को कोर्ट में प्रेजेंट करते थे। तो उन्होंने पूरी लीगैलिटीज जो थी वो गांधी जी को समझाई, पूरा केस समझाया और साथ ही वो जो फीस चार्ज करते थे उसके बारे में भी गांधी को बताया, जिस बात पर गांधी ने उन्हें बहुत डांटा कि आप इन गरीब शेयर क्रॉपर्स से इतनी बड़ी फीस कलेक्ट क्यों कर रहे हैं। चंपारण की जो खेती लायक जमीन थी वो बड़े बड़े स्टेट्स में डिवाइडेड थी जिनके मालिक अंग्रेज थे और इंडियंस जो थे वो टेनेंट्स की तरह उन पे काम किया करते थे। यहाँ की चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इंडिगो थी और एक पुराने अरेंजमेंट के तहत ये जो जमींदार थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो इन किराएदारों को, इन शेयर क्रॉपर्स को अपनी जमीन की 3/20 पे या 15% पे इंडिगो उगाने के लिए बाध्य करते थे और ये सारी की सारी इंडिगो इन्हें रेंट के रूप में इन लैंडलॉर्ड्स को देनी होती थी। ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा था। अभी नए समय पे क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड्स को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाई है जो ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी की होगी और कम पैसे की होगी, तो उन्होंने क्या किया, मिसगाइड करते हुए इन किसानों से ये कहा कि हम तुम्हें तुम्हारी जो 15% अरेंजमेंट है उससे फ्री करने जा रहे हैं, जिसके बदले में तुम्हें हमें कुछ कंपनसेशन देना होगा, लेकिन हमेशा के लिए तुम इस एग्रीमेंट से आजाद हो जाओगे। तो जो शेयर क्रॉपिंग जो एग्रीमेंट था वो तो हमेशा से प्रॉब्लमेटिक था इन गरीब किसानों के लिए, तो इन्होंने बड़ी खुशी खुशी उन एग्रीमेंट्स पे साइन कर दिए और जो भी पेपर्स थे उन लैंडलॉर्ड्स के उन पे साइन कर दिए। कुछ लोगों ने इसके लिए विरोध दिखाया, उन्होंने लॉयर्स हायर किए, अपने केसेस को कोर्ट में डाला। तो ऐसे लोगों के लिए इन अंग्रेजों ने ठग्स हायर किए, गुंडे हायर किए, इनको मारा पीटा धमकाया गया और इसी समय इन और सारे किसानों में ये बात फैल गई कि कैसे जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बना है और अगर वो इस कंपनसेशन वाले लेटर पे साइन कर देते हैं तो वो सारा का सारा इंडिगो जो है वो यहीं रह जाएगा, जिसके लिए उन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो जब ये पता चलने के बाद जिन लोगों ने खुशी खुशी साइन कर दिए थे वो लोग भी नाराज हो गए और वो भी इन जमींदारों से अपना पैसा वापस चाहते थे, तो गांधी वहां पर पहुंचे। तो चंपारण में पहुंचने के बाद गांधी ने सबसे पहले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मुलाकात की और उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन इस सेक्रेटरी ने गांधी को कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया और कहा कि वो किसी भी आउटसाइडर को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। गांधी ने कहा कि वो एक आउटसाइडर नहीं है, लेकिन उन्हें कोई इंफॉर्मेशन वहां से नहीं मिली। उसके बाद गांधी ने जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर था त्रिहुट डिवीजन का, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट की जो तहसील थी वहां का जो कमिश्नर था, उसको भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, उससे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला।
तो गांधी जी जो है वो मोतिहारी की तरफ चल दिए। मोतिहारी चंपारण का कैपिटल हुआ करता था। उन्होंने अपने साथ बहुत सारे लॉयर्स को भी लिया हुआ था। मोतिहारी के रेलवे स्टेशन पर जब गांधी पहुंचे तो एक बहुत बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया। एक किसान जो था वो, उसके साथ अत्याचार हुआ था पास के गांव में, और जब ये खबर गांधी को मिली तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि ये अंदर की खबर जानने के लिए और ये रियल सिचुएशन को जानने के लिए उन्होंने वहां जाने का डिसाइड किया। लेकिन जब वो रास्ते में ही थे तो वहां का जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट था उसके मैसेंजर ने एक गाड़ी लेके उनको वहां पर रोका और उन्हें लौटने के लिए कहा। गांधी ने उसकी बात मान ली और उस मैसेंजर ने गांधी को उनके घर पे छोड़ा और उन्हें एक लीगल नोटिस दिया जिस पर लिखा हुआ था कि उन्हें अभी के अभी चंपारण छोड़ के जाना होगा। गांधी ने उसे रिसीव तो कर लिया लेकिन उस पर लिख दिया दैट ही इज नॉट गोइंग टू ओबे दिस ऑर्डर, और उन्होंने उसको डिसओबे कर दिया। इसके बदले में गांधी को एक समन मिला और उनसे ये कहा गया कि नेक्स्ट डे उनको कोर्ट में अपीयर होना है क्योंकि उन्होंने एक लीगल क्राइम किया है, एक लीगल नोटिस को डिफाई करते हुए। पूरी रात महात्मा गांधी जागे रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राम किया कि अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेके वो वहां पे आ जाएं, क्योंकि अब उन्हें आइडिया था कि मे बी ही इज गोइंग टू बी अरेस्टेड और किसी और तरीके का लीगल ट्रबल भी उनके लिए आ सकता है। तो उन्होंने एक मदद मांगते हुए राजेंद्र प्रसाद को वहां पे बुलाया। उन्होंने एक लेटर लिखा आश्रम के लिए, क्योंकि वहां भी उन्हें पता था कि अब उनको यहाँ कुछ टाइम लगेगा क्योंकि लीगल ट्रबल आ गया है, तो आश्रम से वो थोड़े समय तक दूर रहेंगे। तो आश्रम के लिए जो भी रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस थे वो उन्होंने वहां पे लिख के भेजे और उन्होंने इस पूरे मामले की एक रिपोर्ट वायसरॉय को भी भेज दी। अब मॉर्निंग जब हुई तो ये जो जगह थी मोतिहारी वो पूरे तरीके से किसानों से भरी हुई थी। वो किसान जिन्हें ये पता भी नहीं था कि गांधी कौन है और उन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, लेकिन एक सेल्फलेस आदमी जो उनके कॉज के लिए लड़ने आया था उसको चीयर करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए एक स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन किसानों ने वहां करना शुरू किया। किसी ने उन्हें मोटिवेट नहीं किया, किसी ने उन्हें प्रवोक नहीं किया, अपनी खुद के इंक्लिनेशन से वो सारे लोग वहां इकट्ठे हुए थे और गांधी को एक सपोर्ट दे रहे थे। इस भीड़ को कंट्रोल करना अंग्रेजों की बस की बात नहीं थी। उन्होंने गांधी से मदद मांगी और गांधी ने बड़े प्यार से उन लोगों को समझा के शांत किया। और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो जूरी थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ दिन बाद इस मामले का फैसला करेंगे। इस पर गांधी ने प्रोटेस्ट किया कि कोई भी देर इस मामले में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा अपने आप को गिल्टी प्लीड करते हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं दोषी हूं, लेकिन आई एम कॉट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। मेरे जो लड़ाई थी, मेरा जो संघर्ष था वो अपनी ड्यूटीज के लिए था और मैंने एक छोटी बात को नहीं माना, एक लॉ के आदेश को नहीं माना। वो इसलिए क्योंकि मैं एक बड़े कर्तव्य का पालन करना चाहता था, वो जो मेरा देश के प्रति और मेरा ह्यूमैनिटी के प्रति बनता है। और उन्होंने कहा कि मैं दोषी हूं तो मुझे पेनल्टी मिलनी चाहिए, जो भी पनिशमेंट है वो मुझे स्वीकार है। खैर गांधी को बेल मिल गई, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था, तो उन्हें पता था कि आगे चल के कभी भी उनको दोबारा से अरेस्ट किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने सारे लॉयर्स को अपने पास बुलाया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और भी कई सारे लॉयर्स जो थे वो बिहार के अलग अलग पार्ट से यहाँ पर आए। उन्होंने गांधी से कन्फर किया, पूरा मंत्रणा की, विचार विमर्श किया और ये पूछा कि अगर गांधी को जेल हो जाती है तो उन्हें क्या करना है। और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कोर्ट अरेस्ट देंगे अगर गांधी को जेल में भेजा जाता है। वो खुद भी अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर देंगे। लेकिन इस सबकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि गांधी को एक रिटन कम्युनिकेशन मिला मजिस्ट्रेट से जिसमें लिखा हुआ था कि जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने गांधी के खिलाफ सारे केसेस को ड्रॉप कर दिया है। और इस तरीके से फर्स्ट टाइम मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसऑबिडेंस की जीत हुई, जहां एक व्यक्ति ने किसी भी तरीके का विरोध ना दिखाते हुए, नाराजगी ना जताते हुए, किसी भी अग्रेसिव बिहेवियर को अडॉप्ट ना करते हुए एक बात को मानने से इनकार किया और वो एक बड़ी जीत में कन्वर्ट हुई। तो इसीलिए ये कह सकते हैं हम कि ये जो घटना थी ये इंडिया में सबसे पहले सिविल डिसऑबिडेंस की जीत थी। गांधी जी ने अब एक बहुत ही डीप इंक्वायरी को इनिशिएट किया, जिसके अंतर्गत लगभग 10,000 किसानों से रिटन नोट्स लिए गए और सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए। पूरा जो एरिया था वो एक तरीके से सेंसेशनल की स्थिति में था, जिसमें एक तरफ ये सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे थे और दूसरी दो और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनका विरोध भी कर रहे थे। जून में गांधी को सर एडवर्ड गेट, जो कि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने थे, उन्होंने बुलाया। गांधी को डाउट था कि वो यहाँ पे फिर से उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है या किसी और तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो उन्होंने एक डिटेल प्लान
बनाया और अपने जो भी एसोसिएट्स थे उनको बोल के गए कि अगर मैं लौट के नहीं आता हूँ, इफ आई हैव बीन सेंट टू द जेल, सो दिस प्रोसेस ऑफ सिविल डिसऑबिडेंस शुड नॉट स्टॉप, इसको रुकना नहीं है, इसको खत्म नहीं करना है। गांधी को 4 बार उनकी मुलाकात हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर से, who as a result appointed an official commission to inquiry into the indigo sharecroppers situation. ये जो कमीशन था जिसमें एक और लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, लेकिन दूसरी ओर गांधी थे हु वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फार्मर्स। तो गांधी चंपारण रुके लगभग 1 साल के अनइंटरप्टेड पीरियड में, वो 7 मंथ्स के लिए वो लगातार रुके और उसके बाद उनकी कई सारी शॉर्टर विजिट्स भी हुई। तो एक बहुत ही कैजुअल विजिट उन्होंने एक किसान की रिक्वेस्ट पर जब यहाँ की थी, वो बाद में उनकी लाइफ का पूरा 1 साल उसने ले लिया था। As a result of this official inquiry, a crushing mountain of evidence against the British landlords were collected. बहुत सारे सबूत इकट्ठे हुए और उनका केस कमजोर पड़ गया, और जब उन्होंने देखा कि अब हम हार जाएंगे तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम रिफंड करने के लिए तैयार हैं, इन किसानों को उनका पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं। और लेकिन अब आप हमें बताइए कि हमें कितना पैसा लौटाना है। यहाँ पर दे वर थिंकिंग दैट गांधी विल आस्क फॉर द रीपेमेंट इन फुल, पूरा पैसा गांधी मांगेंगे, लेकिन गांधी ने सिर्फ 50% मांगा। लेकिन इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने रिक्वेस्ट किया कि दे कैन गिव ओनली 25% ऑफ द अमाउंट एज रिफंड। तो गांधी जो है वो बड़ी आसानी से इसको एक्सेप्ट कर लिया और इस पर राजी हो गए। लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ कि अ डेडलॉक वाज ब्रोकन। डेडलॉक इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। यहाँ पर सदियों से चली आ रही जो प्रथा थी, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था और जो शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम था, वो हमेशा हमेशा के लिए गांधी ने खत्म कर दिया। प्लांटर्स को लगा था कि 25% का ऑफर जो है वो गांधी मना कर देंगे, लेकिन गांधी ने उसे एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कितना पैसा वापस मिल रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है कि इस पैसे को लौटाने के साथ ही कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है वो अपने एरोगेंस को, अपने बोस्टिंग को और अपने घमंड को, उनकी जो प्रेस्टीज है उसके लिए भी सरेंडर कर रहे हैं, उसको भी सरेंडर कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो इंडियंस के सामने झुक रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि पैसा कितना मिल रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ अंग्रेज जो हैं वो अपनी हार मानने के लिए तैयार हुए हैं। अब ये कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस तो था नहीं, तो थोड़े सालों के बाद ये ब्रिटिश प्लांटर्स ने उन स्टेट्स को छोड़ दिया, और जब उन्होंने उन्हें छोड़ दिया तो वो सारी की सारी जमीनें जो हैं वो किसानों को वापस मिल गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम जो सालों से अंग्रेजों के द्वारा एक अत्याचार का सोर्स बना हुआ था किसानों के ऊपर, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और इस तरीके से गांधी ने अपनी पोजीशंस को और वो जो डिसीजंस ही हैड टेकन ड्यूरिंग द स्ट्रगल, वो सारे उनके लिए जस्टिफाइड हो गए। गांधी कभी भी अपने आप को वो लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस तक उन्होंने लिमिटेड नहीं रखा, क्योंकि उनके लिए ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर थी, एंड ही ऑलवेज वांटेड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। वो हमेशा उनका जो पर्सपेक्टिव था वो ह्यूमन अप्रोच थी उनकी, और वो मानव कल्याण के लिए काम करना चाहते थे। क्योंकि इस ड्यूरेशन में जब वो चंपारण में रुके तो उन्होंने सिर्फ इस चंपारण स्ट्रगल को एक पीजेंट्स की लड़ाई के रूप में ही नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने वहां कई सारे कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए। During his stay at Champaran, Gandhi wanted to do something to remove the backwardness in the villages of Champaran. वो चाहते थे कि चंपारण के गांव में जो पिछड़ापन है, जो सोशल बैकवर्डनेस है, एजुकेशनल और कल्चरल बैकवर्डनेस है, उसको दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो जानते थे कि एजुकेशन इज द बेस्ट मीडियम टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ अ सोसाइटी। तो यहाँ उन्होंने रिक्वेस्ट किया टीचर्स को वॉलंटियर करने के लिए कि वो आए और इन विलेजर्स को पढ़ाएं। इसी रेफरेंस में चंपारण के 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स खुले, जहां मिसेस गांधी जो कस्तूरबाई जो थी, उन्होंने मिस्टर गांधी के बेटों ने और उनके आश्रम के बहुत सारे टीचर्स ने वॉलंटियर किया और यहाँ लोगों को पढ़ाना शुरू किया। ये लोग इन गांव के लोगों को आश्रम के जो क्लीनलीनेस रूल्स थे, अपने आप को साफ कैसे रखना है, स्वच्छ कैसे रखना है, अपने आसपास को कैसे साफ रखना है, कम्युनिटी सैनिटेशन जो है, उन सब की जानकारी दी और इनके दशा को सुधारने का प्रयास किया।
यहाँ चंपारण के लोगों की हेल्थ कंडीशंस भी बहुत ज्यादा खराब थे। तो गांधी ने एक डॉक्टर को हायर किया, जो डॉक्टर जो अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हो गया 6 मंथ्स के लिए। तो उन्होंने उसे हायर किया और इसके बाद उसने वहां प्रैक्टिस कर दी, लोगों को मेडिसिन देने लगा। यहाँ सिर्फ 3 ही मेडिसिन अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, कोनैन और सल्फर ऑइंटमेंट थी। ठीक है, तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए, कोई भी डिसीज होती थी, इन तीनों का अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बना के वहां लोगों को ट्रीट किया जाता था। लेकिन किसी ना किसी तरीके से एक मेडिकल जो हेल्प है वो यहाँ के लोगों को अवेलेबल होने लगी, जो अब तक पहले कभी भी नहीं हुई थी। इस एरिया की जो औरतें थी वो बहुत गंदे कपड़े पहनती थी। तो गांधी चाहते थे कि इन लोगों में सफाई के प्रति एक एटीट्यूड डेवलप हो। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि जाओ पता करो कि ये औरतें इतनी गंदी क्यों रहती हैं, दे शुड बी अ लिटिल अवेयर अबाउट देयर क्लीनलीनेस। लेकिन जब गांधी वहां मिसेस गांधी वहां गई और उन्होंने पूछा, तो उन्हें पता चला कि ये जो इनके गंदे रहने का एक बहुत बड़ा मेजर रीजन जो है उनकी पॉवर्टी है। क्योंकि उन औरतों ने बताया कि उनके पास वही एक साड़ी थी जो जिसे उन्हें कई कई दिनों तक पहनना पड़ता था और जिसकी वजह से वो गंदी हो जाया करती थी। तो इस तरीके से गांधी को एक रियल पिक्चर सोसाइटी का, जो उस समय का इंडिया था, उसका मिला और उसने उन्हें मोटिवेट किया कि आगे की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको उन्हें कैसे डायरेक्ट करना है। चंपारण में अपने लंबे स्टे के दौरान, जो इतने दिनों तक, जो 1 साल तक वो वहां रुके हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ आने के बाद उन्होंने बाकी सारी चीजों को छोड़ दिया। उन्होंने एक लॉन्ग डिस्टेंस वॉच रखी थी अपने आश्रम की एक्टिविटीज पे। वो अक्सर चिट्ठियां भेजा करते थे, रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भेजते थे रिलेटेड टू ऑल द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड इन द आश्रम। और साथ ही वो फाइनेंशियल अकाउंट्स को भी पूरा वॉच और किया करते थे और आगे इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करते थे। ये जो चंपारण एपिसोड था, इसने गांधी की लाइफ को पूरे तरीके से टर्न कर दिया। साउथ अफ्रीका से आने के बाद गांधी इंटरेस्टेड थे कि फ्रीडम स्ट्रगल को लीड भी करेंगे और उसे कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि इस लड़ाई के रास्ते पर चलना कैसे है। लेकिन चंपारण की जो घटना थी उसने गांधी के नजरिए को ही बदल दिया। वो कहते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, यहाँ चंपारण में आके उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ब्रिटिशर्स के सामने अपना एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि ये देश मेरा है और मेरे देश में कोई भी मुझे डायरेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी मुझे ऑर्डर नहीं कर सकता। चंपारण सत्याग्रह वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ डिसऑबिडेंस। ऐसा नहीं था कि उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेस्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये एक कोशिश थी जिसमें गरीब किसानों की हेल्प होनी थी। गांधी कहते हैं कि मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ उन गरीब किसानों की दशा सुधारने की, उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसा तरीका ढूंढना चाहते थे जिससे कि इन किसानों की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। उनका जो प्राइम कंसर्न था वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी था, ह्यूमन वेलफेयर था। तो उनका बेसिक आइडिया था कि ह्यूमैनिटी की सर्विस हो सके और एक फ्री इंडियन को इतना सेल्फ डिपेंडेंस और इतना कॉन्फिडेंस दे दिया जाए कि वो अपने अधिकारों के लिए हमेशा खुद खड़ा होना सीखे, हमेशा उसे किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े। ये जो सेल्फ रिलायंस का मैसेज गांधी ने अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को दिया है, वो एक और जगह पर देखने को मिलता है। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम CF एंड्रूज था। वो एक मिशनरी थे और फिजी आइलैंड्स पर एक टूर ऑफ ड्यूटी पे वो जा रहे थे। जाने से पहले जब वो गांधी से यहाँ मिलने के लिए आए, तो गांधी के लॉयर फ्रेंड्स ने देखा कि एक अंग्रेज अगर गांधी का इतना बड़ा फॉलोअर है तो कितना अच्छा हो कि इस लड़ाई में वो अंग्रेज हमारे साथ खड़ा हो, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे केस को मजबूती मिलेगी। लेकिन गांधी ने एंड्रूज की हेल्प लेने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि दे डिड नॉट नीड द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स एज इट शोड अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन देयर ओन एबिलिटीज। अगर हम किसी अंग्रेज को इसलिए अपने साथ मिलाते हैं या अपने साथ खड़ा करते हैं कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये हमारे केस को कमजोर करेगा, ये हमारे हार्ट की वीकनेस को शो करता है। तो अगर हमारा कॉज जस्टिफाइड है, अगर इफ वी आर कॉन्फिडेंट दैट द कॉज फॉर विच वी आर फाइटिंग इज जस्टिफाइड, we should have a kind of confidence and we should not seek drop in others. गांधी के इस रिप्लाई ने ना केवल लॉयर्स को बल्कि गांधी के सारे फॉलोअर्स को एक सेल्फ सफिशिएंसी का मैसेज दिया कि सेल्फ रिलायंस एक ऐसी भावना है जो आपके अंदर अगर डेवलप हो जाए तो आप किसी भी तरीके के इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हो सकते हो और उनसे लड़ सकते हो। बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट, फ्री एंड हेल्पिंग द पीजेंट्स
ऑल दीज एक्ट्स ऑफ गांधी वर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि शुरुआत तो हुई थी उन गरीब किसान जिसके लिए उन्होंने उन किसानों को पहले सेल्फ सफिशिएंट किया, उनको सेल्फ डिपेंडेंट किया, उनको इतना मजबूत बनाया कि वो अपने कॉज के लिए लड़ सके, और यही लड़ाई जो है वो आगे चल के फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में रिजल्ट हुई और आगे जाके देश आजाद हुआ। तो कहीं ना कहीं जो हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स है, जो लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस है और इंडियन इंडिपेंडेंस है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे को फॉलो करते हैं। So this is the end of the chapter Indigo. I hope you have understand it well. Thank you.